Hi, good morning students. Now I am going to teach you class 10th history. Chapter number 2, the making of nationalism in Europe. The topic is the aristocracy and the new middle class. Aristocracy and new middle class के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. Socially and politically, a landed aristocracy was the dominant class on the continent. सामाजिक और राजनीतिक तरीके से इस पूरे यूरोपीय कॉन्टिनेंट पे राजशाही शासन का प्रभुत्व था. द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास वे आर यूनाइटेड बाई अ कॉमन वेज. इस क्लास के लोग, इस हायर क्लास के लोग एक तरीके का कॉमन कल्चर जीते थे. दे ओन्ड एस्टेट्स इन द कंट्री साइड. उनका एक गांव की तरफ, कंट्री साइड गांव की तरफ उनका एक एस्टेट होता था. एंड आल्सो टाउन हाउसेज, और उनके टाउन हाउसेज भी होते थे. दे स्पोक फ्रेंच, वो फ्रेंच बोलते थे. फॉर पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी, किसी राजशाही काम के लिए वो फ्रेंच बोलते थे. एंड इन हाई सोसाइटी, ठीक है, या तो फिर जब हाई सोसाइटी में रहते थे तब वो फ्रेंच का उपयोग करते थे, फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे. देयर फैमिलीज वेयर ऑफ्टन कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिजेज. अलग अलग राजशाही जो फैमिलीज थी, परिवार थे, वो एक दूसरे से विवाह के विवाहेतर संबंध से जुड़े हुए थे. दिस पावरफुल एरिस्टोक्रेसी वॉज हाउ एवर न्यूमेरिकली अ स्मॉल ग्रुप. ये पावरफुल जो शक्तिशाली राजशाही शासन था वो छोटे छोटे एक छोटे वर्ग में था. द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप, जो सबसे बड़ी जनसंख्या थी वो किसानों की थी. टू द वेस्ट द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फाउंड बाय द टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स. जो एक वेस्ट लैंड, पश्चिमी यूरोप जो था, पश्चिमी यूरोप का जो हिस्सा था, वहाँ पर जो ज़मीन का बड़ा हिस्सा था वो फार्मर्स के द्वारा या फार्मर्स के द्वारा खेती की जाती थी, या उसको ज़मीन को किराए पर लेकर खेती की जाती थी. वाइल इन एस्टर्न, जबकि एस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में लैंड होल्डिंग कैरेक्टराइज, पैटर्न्स ऑफ लैंड होल्डिंग कैरेक्टराइज बाय द वास्ट एस्टेट विच वेयर कल्टिवेटेड बाई सर्ब्स. ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के जो ज़मीन थे वो एस्टेट्स के द्वारा, गुलामी के द्वारा, एस्टेट्स के अंतर्गत था और गुलामों के द्वारा खेती कराया जाता था. इन द वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप द ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्रियल. और वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में व्यापारिक प्रगति काफ़ी तेज़ी से हो रहा था, और इस वजह से देयर वेयर टाउन्स एंड द एमर्जेंस ऑफ द कमर्शियल क्लासेस. बहुत सारे व्यापारिक वर्ग और टाउन का विकास हो रहा था. हुज एग्जिस्टेंस वाज बेस्ड ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट. इनका अस्तित्व मार्केट और मार्केट से संबंधित उत्पादनों पे निर्भर था. इंडस्ट्रियलाइजेशन बिगन इन इंग्लैंड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी. इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत इंग्लैंड में सेकेंड हाफ द 18th सेंचुरीज के मध्य में प्रारंभ हुआ. बट इन फ्रांस एंड पार्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स इज अक्योर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी. लेकिन फ्रांस और इसके जर्मन के कुछ हिस्सों में, जर्मन में ये 19th सेंचुरी में प्रारंभ हुआ था. इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग. अ वर्किंग क्लास. इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से एक नए सोशल ग्रुप बनने लगा. अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, एक काम करने वाले मजदूरों की जनसंख्या बनने लगी, उभरने लगी. एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट. एक मिडिल क्लास जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट बनाने वाले होते थे. बिजनेसमैन, व्यापारी, प्रोफेशनल्स, इन सभी लोगों का एक नया सोसाइटी बनने लगा. इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप these groups were smaller in number till late 19th century. सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप में ये जो ग्रुप्स थे, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और प्रोफेशनल्स का, एक छोटी संख्या में 19th सेंचुरी तक एक छोटी संख्या में थे. इट वॉज एमंग द एजुकेटेड. ये लोग काफ़ी शिक्षित होते थे. लिबरल मिडिल क्लास, ये काफ़ी उदारवादी होते थे. दैट आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द एबोलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस गैन पॉपुलैरिटी. ठीक है, और इनके ये काफ़ी शिक्षित होते थे. लिबरल मिडिल क्लास थे, ये उदारवादी थे. ठीक है.
दैट स्वतंत्रता को पसंद करते थे। इनमें द आइडियाज़ ऑफ नेशनल यूनिटी, ये राष्ट्र को एक इनमें राष्ट्रीय एकता बहुत ही पॉपुलर थी, और ये जो प्रिविलेजेस थे हाई क्लास के, उनको एरिस्टोक्रेसी शासन को नहीं मानते थे, इनको ख़त्म करना चाहते थे। इसलिए इनमें जो लिबरलिज्म, ये जो मिडिल क्लास थे, इनमें नेशनल यूनिटी की विचारधारा थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, मतलब नेशनलिज्म क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।